कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाल। इशारा। दोस्तों, MS न्यूज हाँसी आपको हाँसी की प्राचीन लाग व रामलीला के बारे में आज बता रहा है। किस प्रकार यहाँ की रामलीला व लाग देखने के लिए लोग बाहर से हरियाणा व दूसरे दिल्ली तक के लोग देखने के लिए आते थे। मगर आज जो भौतिकवाद के रामानंद सागर की रामायण जो कि बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है, तो इस रामलीला के द्वारा हमारे हाँसी के अंदर जो कलाकार मंचन करते थे, आज वो अपने कलाकार दिखाने के अंदर उनको कोई मंच नहीं है। तो दोस्तों, MS न्यूज आज इसी विषय को लेकर यहाँ के गणमान्य लोगों से, पुराने लोगों से एक परिचर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आपको यह परिचर्चा अच्छी लगती है तो इसको शेयर, कमेंट्स व MS न्यूज हाँसी को कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों, अब मैं आपको हाँसी के इतिहासकार व वरिष्ठ पत्रकार जगदीश सैनी जी से बातचीत कराते हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक हाँसी की रामलीलाओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। उनसे बातचीत कराते हैं कि हाँसी की रामलीला का किस तरीके से ये चल रही है और कैसे इसके बाद। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि हाँसी की रामलीलाएं। हालांकि वो रामलीलाएं बंद हुए आज 24 साल हो चुके हैं, और वो लाग, वो ज़माना क्या था, वो तो नए बच्चों को तो बिल्कुल पता ही नहीं है। ना वो लोग रहे, ना वो दर्शक रहे, ना वो बात रही, ना वो दिन जो ये दिन चल रहे हैं। ये जो अब श्राद्ध ख़त्म होने वाले इन दिनों में रामलीलाएं हमारे लगभग तैयारियां शुरू हो जाती थी, शुरुआत होनी रामलीलाओं की। तो रामलीलाओं के बारे में अगर मैं इतिहास बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में मैं इतना ही कहूँगा, अगर कला का बात की जाए, कलाकारों को तैयार करने की, तो ये NSD था, कला मंच का। यहाँ अभिनय सिखाया जाता था, यहाँ संगीत कला थी, यहाँ गायन कला थी, हर पक्ष को मंच सज्जा। और उसके अंदर स्पेशल थी लाग। लाग एक ऐसी झांकी होती है जो इस ढंग से बनाई जाती है कि जिसके बारे में उनके बारे में पता नहीं लगता कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे कि भरत खड़े हुए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, और उनके बाण के ऊपर आगे हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़ा धनुष है और भरत खड़े हुए हैं धनुष को पकड़े हुए, और आगे जो हनुमान जी हैं वो कागज़ के नहीं, असली हनुमान जी, बहुत वजनी। तो वो किस ढंग से, कहाँ से, वो क्या चीज़ थी जिस ढंग से वो बनाई जाती थी, तो उसको कहते थे लाग। तो ये तो खाली मैंने बताई है, परियों की लाग, लक्ष्मण मूर्छा की लाग, जो है शक्ति, लक्ष्मण शक्ति की लाग बड़ी मशहूर हुई हैं। तो आज मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आज पूरे विश्व के अंदर धर्म को लेके धर्मांधता है, और हिंदू मुस्लिम का बहुत तकड़ा एक वैर बढ़ता हुआ दिख रहा है, भारत में भी और विश्व के अंदर भी कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो हाँसी के अंदर जो रामलीलाएं शुरू हुई हैं, उनके उत्थान के अंदर मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी समय उन्होंने संगीत पक्ष से लेकर के लाग पक्ष को बहुत ज़्यादा उभारा, और हाँसी की रामलीलाओं को पॉपुलर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कला पक्ष के अंदर भी मेरठ से भी कलाकार आते थे, और दिल्ली से भी मुस्लिम कलाकार आके यहाँ के कलाकारों को ट्रेंड करते थे। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी नहीं है हमारी। लेकिन अब मैं कुछ बातें ऐसी कहना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति है। जैसे ही राजनीति हमारे देश के अंदर हुई 1885 के बाद, 1857 के अंदर हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के जंग लड़ी थी। आप ये ध्यान रखिए, 1857 तक हिंदू मुस्लिम मिलकर के। लेकिन 1885 में जैसी राजनीतिक संगठन तैयार किया अंग्रेज़ों ने, कांग्रेस के, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, वो आज जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये पत्थर फेंकने का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ 1935 के बाद, जब मुस्लिम लीग बन गई थी। तो आपस में जहर इतना बढ़ गया था, तो ये उसके बाद फिर जो है आपस के अंदर थोड़ा सा दूरी हुई।
अदरवाइज बहुत बड़ा योगदान मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। अब आती है लाग की बात। तो लाग जो है हमारे यहाँ मंगनी नाम का खाती था, मंगनी नाम का लुहार था दिल्ली दरवाजे के पास। वो कुछ तो कहते हैं मुस्लिम था, कुछ कहते हैं हिंदू था। तो उसने सबसे पहले वो लाग बांधी। फिर उसके शिष्य हुए नथुराम खाती लाल, सड़क पे उनका मकान था। आज भी उनका परिवार के लोग वंशज यहाँ रहते हैं। हमने तो अपने बचपन में उनको देखा है। जो हमारे से उम्र में बड़े लोग आज भी हैं, जब वो बच्चे थे तो उनके हाथ के गुल्ली डंडा सब ने खेले हैं। तो लाग बनाने में उनका कोई सानी, वो बहुत बड़े एक कलाकार थे आज के, नथु खाती जिसको बोलते हैं। उनके आज भी किए हुए काम, चौपटे का मंदिर के अंदर जाएं तो वहाँ उनके हाथ की कारागिरी मिलेगी। जैन रथ, विष्णु भगवान मंदिर, विष्णु भगवान का जो दरवाजा है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसका जो हाथ है जो एक खंडित हो गया था, उसको जोड़ने में उनका बहुत बड़ा, कोई बता नहीं सकता इनका कौन सा हाथ टूटा हुआ, उसको जोड़ा था। इसी प्रकार जैन मंदिर का एक रथ यात्रा होती थी। वो रथ एक बार कंडम हो गया तो बड़ा पैसा लगता था, उस रथ को उन्होंने दोबारा तैयार किया। उनकी और बहुत सी कारागिरी हैं। खैर, जो हमारी रामलीला के दिनों में लाग हर दिन वाली पंचायती रामलीला, ये पंचायती रामलीला थी जिसमें सभी बिरादरियों का योगदान था हाथी की, किसी एक विशेष वर्ग की नहीं थी। ये तो 1983 के बाद वैसे सभा के अंदर चला गया सब कुछ, चाहे पंचायती धर्मशाला हो या रामलीला हो। उससे पहले शहर के हर वर्ग का इसमें योगदान था, वो इसके मेंबर होते थे, वो सब मिल करके ये काम, इसीलिए इसका नाम था पंचायती रामलीला और पंचायती धर्मशाला। जगदीश जी, एक ये बताइए, जो प्राचीन जो रामलीला होती थी उस समय बताते ये है कि जो मैदान के अंदर खेली जाती थी और नहीं, सबसे पहले जो रामलीला होती थी वो शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आर्य स्कूल। इसको मान सिंह का नोरा बोलते, मान सिंह जैन हुए, उनका ये नोरा था, खाली था। शुरुआत यहाँ से हुए। वो कैसे हुए वो तो और बहुत हम हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही शुरू हुई और जब लोगों का भीड़ बढ़ने लगी रामलीला की तरफ, तो फिर वो पंचायती रामलीला ग्राउंड जो है वहाँ शुरू की। क्योंकि उस ज़माने में लाइट का प्रबंध नहीं था, इसलिए रात को रामलीला नहीं होती थी, शाम के समय की जाती थी और थोड़ी सी रात होती उसको बंद कर देते थे। तो उस समय के कौन कौन से कलाकार थे जी? उस समय पंडित शिव कुमार जी हुए हमारे यहाँ के। तो पंडित शिव कुमार मुख्य उनका परिवार था हांसी में रामलीलाओं को शुरू करने में। फिर यहाँ ऊपर जो गढ़ी मोहल्ला जिसको बोलते हैं, सत्यनारायण पंडित जी हुए हैं। ये उस समय वहीं उन्होंने, शिव कुमार पंडित जी और सत्यनारायण जी दोनों बाल सखा रहे हैं। रामलीला में इन्होंने वहाँ से उत्थान किया। बाद में शिव कुमार जी ने दिन वाली रामलीला की तरफ ध्यान दिया। सत्यनारायण जी जब बड़े हुए तो उन्होंने हांसी के अंदर और जितनी भी रामलीलाएँ स्थापित हुई, क्योंकि 1947 के बाद जो हमारे पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो रात्रि समय उन्होंने रामलीला शुरू की। उन्होंने भी पहली रामलीला 1948 के 47 के अंदर तो रामलीला हुई नहीं, 48 के अंदर जो रामलीला की थी वो आर्य स्कूल में ही की थी। उसके बाद निहाल सिंह ने अलग एक रामलीला स्टार्ट कर दी थी। देवी, मेरे पास फोटोग्राफ है एक, वो उनका उस ज़माने में जय भारत मंडल के नाम से। तो वो हालांकि उसके अंदर फ़ोटो में कोई किसी को पहचानेगा नहीं, आज उनके वंशज अपने पूर्वजों को नहीं पहचानेंगे। वो इतना पुराना फ़ोटो है जो हांसी में जय भारत मंडल हुई थी। तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ वो रामलीला खेली थी, क्योंकि वो रामलीला बाद में वहाँ बाहर चली गई थी दिल्ली दरवाजे के, क्योंकि वो शाम को होती थी। जब रात को यहाँ रामलीला शुरू हुई तो उनको, ये कौन से सन में हुई जी? 1948 में। अच्छा। 1948 के बाद फिर ये रामलीला जय भारत मंडल वाले, क्योंकि इनकी बोली जो है वो मोस्टली पंजाबी और उर्दू थी, तो वो मिक्स थी, तो वहाँ उधर के जो लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे और इनको भी थोड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि इनका निवास जो है सारा इस साइड में था। तो ये उस रामलीला को वहाँ से लेके पहले तो ये आए गंजा बाग में, गंजा बाग के बाद फिर ये उमरा गेट के ऊपर चले गए। यहाँ जाके लास्ट टाइम तक जय भारत मंडल जो है आखिरी दशक में वहाँ रही। फिर इसके दो टुकड़े हुए, जय बहादुर चंद की रामलीला बनी और ये फिर यह धीरे धीरे बंद हो गई। तो जो रात की रामलीलाएँ हैं, जब ये रामलीला इधर आ गई जय भारत मंडल, फिर सबसे पहले रात्रिकालीन रामलीला शुरू हुई सुभाष ड्रामेटी उसी जगह हुई आर्य स्कूल के अंदर। और उस ज़माने में हांसी के जो सेठ थे इनकी बहुत तुत्ती बोलती थी, धन धान्य से संपन्न था। सेठ साहूकार जिसको बोलते दानी सेठ, रईस,
तो उन्होंने, कुछ लोग मनोरंजन के अलग शौकीन थे, उन्होंने जनता रामलीला शुरू की। तो उन्होंने जो पहली बार हांसी के अंदर मंच के ऊपर औरत लेके आए थे, लेडीज कलाकार लेके आए थे, डांसर के रूप में भी और नाचने वाले। वो जो रामलीला शुरू हुई थी जो हमारा पुराना बस स्टैंड है, और वो पुराने बस स्टैंड के ऊपर जहाँ अभी ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, ये पहले गिराइयों वालों का कारखाना था। इनका बहुत बड़ा दरवाजा था, दरवाजे के बाहर एक जगह थी, चौक सा बन जाता था, वहाँ शुरू की थी। फिर वहाँ कौन से सन की बातें ये कोई 54 के आसपास की बातें हैं। तो वहाँ से फिर ये ऑब्जेक्शन हुआ लोगों ने। फिर ये कुछ समय के लिए मार्केट कमेटी के पिछले साइड में, मार्केट कमेटी जो है उसकी बैक साइड हम लेके चलते, बरसी दरवाजे वाली जो सड़क है इसके ऊपर, इसके बैक साइड में हुई कुछ दिन। फिर ये काफ़ी साल तक बंद रही। फिर ये दोबारा 72-73 में ये एक बार फिर PCSD स्कूल में शुरू हुई थी। और मेरे को याद है कि ये सन 80 तक लगभग 8-10 साल ये फिर रही है, और लास्ट में आके फिर ये भी बंद हो गई है। SD स्कूल का जो ग्राउंड है आज भी वो गड्ढा वहाँ है थोड़ा सा, जिसमें कुर्सियाँ रखी जाती थी। जहाँ ये माता का मंदिर है इसके बिल्कुल बैक साइड में जो ये माता के मंदिर बने हुए हैं, यहाँ तो स्टेज होती थी और इधर ही जो कलाकारों को सजाने संवारने का काम होता था। इसी प्रकार फिर आप देखिए दिनवाली रामलीला वालों ने भी रात को कई प्रोग्राम किए। सुभाष ड्रामेटिक क्लब रात को हुई, जय भारत मंडल हुई। फिर इधर मंडी वालों ने भी शुरू कर दी। ये 1968 में रामा ड्रामेटिक क्लब स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद ये धौली पे हुई थी रामा ड्रामेटिक क्लब, लेकिन बाद में इन्होंने जल्दी ही फिर इसको रेगुलर दिवाली को ये नवरात्रों में करना शुरू कर दिया। रेगुलर रामलीला हुई क्योंकि शुरुआत इन्होंने ड्रामे किए थे, 5 ड्रामे किए थे, और वो होली और हांसी के जो ड्रामे भी बड़े मशहूर थे जी। बिल्कुल साहब, मैं कह रहा हूँ कि हांसी के जो मैं आज वो चीज़ें जब याद करते हैं, क्योंकि हमने पूरा उत्थान जब चरम सीमा पे थी वो युग देखा है। तो आज मंच जो कला हमारे हांसी की स्टेज की जो कला थी, मैंने दिल्ली की रामलीला भी देखी है, हिसार की भी देखी है, सिरसा की भी देखी है, रोहतक की भी देखी है, लेकिन ऐसी मंच कला सज्जा जो है कहीं नहीं थी। मुझे कोई बता रहा था कि महम में हमारे हांसी से ही गया हुआ एक सेठ जी, अब तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो वो बचपन में कभी सुभाष ड्रामेटिक क्लब में उन्होंने काम किया था। आजकल वो वहाँ मैम में करते हैं, ऐसी स्टेज लगाते हैं, वो अभी भी करते हैं। तो मैम का उन्होंने बताया है, लेकिन मैंने देखी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टेज बनाने का तौर तरीका था, वो रामलीला खेलने का जो तौर तरीका था, वो शायद ही और कहीं किसी को देखने को मिले। वो पर्दा लिपटने का जो सिस्टम था वो बड़ा अद्भुत था। जगदीश जी, जब रामलीला स्टार्टिंग होती थी उससे पहले 1-1.5 महीने पहले रिहर्सल चालू हो जाती थी और बच्चों में बड़ा उत्साह होता था और नए नए कलाकार पैदा होते और नए मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जिसको NSD बोलते हैं दिल्ली के अंदर है, जिसके अंदर कला सिखाई जाती है, लेखन कला, गायन कला, अभिनय कला। हमारा जो हांसी का जो सिस्टम था वो एक किस्म से ये NSD बोलो तो बच्चों को सिखाया जाता था, और सिखाने वाले कलाकार इतने मंजे हुए होते थे। वो गायन के भी थे, अभिनय के भी थे। कौन कौन से प्रमुख थे जी इनमें से? कौन से इनके अंदर काफ़ी नाम रहे। मास्टर हंसराज जी हुए, मास्टर बिशंबर दयाल जी हुए, एक सोमनाथ साबिर साहब जी हुए, और ये बहादुर चंद सलूजा हुए हैं, और जय भारत मंडल का जिनका नाम देवी दयाल जी हुए हैं, और कुछ लोग बाहर से भी आते थे, इधर से नत्था सिंह जी आते थे जालंधर से। और यहाँ के तो सिखाने वाले बाद में जो गए हैं, कैथल भी गए हैं, सिरसा के लोग भी उनको लेके जाते थे उनको सिखाने के लिए। अब तो वो जो कलाकार जिन्होंने बचपन में काम किया बुजुर्ग हो चुके हैं, आप उनसे पूछोगे तो सुन के दंग रह जाओगे कि एक महीने तक वो कैसे रिहर्सल करवाते थे। वो रिहर्सल भी हमने देखी हैं, जा जाके उस ज़माने में खड़े होकर देखते थे। 1 महीने तक जो राम और सीता और लक्ष्मण होते थे, जो 3 जिनको भगवान का स्वरूप मान लिया जाता था, वो बच्चे घर नहीं जाते थे, वो वहीं उन रामलीला वालों के प्रोटेक्शन में रहते थे। उनका विशेष तरह से अलग खाना होता था, रहना सहना सुचिता। मंच के ऊपर कोई नशीली चीज़ नहीं, जुत्ती पहन के कोई जाएगा नहीं, पूरी तरह से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। और आपको जान के ताजुब होगा, जो रामलीलाओं के राम लक्ष्मण सीता बनते थे, लोग उनके पैरों में दंडवत प्रणाम करते थे। उनको साक्षात भगवान का स्वरूप मान लिया जाता था। और यहाँ तक भी उदाहरण है कि उनके पैरों के हाथ लगा के जो उन्होंने मन्नत मांगी
वो उनकी पूरी हुई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उस चीज़ की वो घोषणा करवाते थे कि मैंने उस पिछले साल ये मन्नत मांगी, मेरी पूरी हुई है, इस साल मैं ये मिठाइयों का थाल भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। तो वो स्वरूप जो थे उनको जब वो लाग में चलते थे, ज़मीन पे उनके पैर नहीं रखवाए जाते थे, कंधे पे ही रखा जाता था। जब उनका श्रृंगार हो जाता था राम लक्ष्मण सीता का, तो उनको पैदल मंच तक जाने के लिए वो कंधों पे लेके जाते थे, पैदल चला के नहीं लेके जाते थे। इतना उनका ध्यान रखा जाता था। और हनुमान जी, उनका तो कहना ही क्या, बहुत अलग किस्म के वो लोग होते थे। एक तो मेरे को, मैं इस वक्त नाम भूल गया, वो तो बाज़ार के अंदर सदर बाज़ार में एक दुकान से परली साइड में छलांग लगाते, जिसको देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते थे। प्रेम तो नहीं था जी, लठमार। लठमार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेम लठमार। प्रेम लठमार। वो उसका बेटा अमित बंसलवी जो है, वो एक छत से, आप ये देखो, आप मान लो कि इधर गंगू हलवाई की जो हमारी दुकान है, इससे परली साइड में सामने वाली छत के ऊपर छलांग लगाना कितनी चौड़ी है, ऐसे छलांग लगा देना, या गलियों में छतों के ऊपर जो है वहाँ छलांग लगा देना। हाँ, एक बात और बताता हूँ मैं, लोगों के अंदर प्यार बहुत था। हम बच्चे थे तो जब लाग देखने लिए जाते थे किसी भी मकान। कितनी उम्र की थे उस समय आपकी? मैं तो देखो यहाँ 7 साल का आया था, 80 में 7 साल एज थी मेरी, सन 67 में मैं 80 में आया था। उससे तो पहले कहाँ थे? उससे पहले तो हम गांव चमारखेड़ा है, वहाँ रहते थे। जन्म मेरा हिसार का है। अच्छा। मेरे फादर क्योंकि वहाँ हेड मास्टर थे, तो कई साल मैंने गांव चमारखेड़ा में बिताया। मेरा बचपन और पढ़ाई गांव चमारखेड़ा में बीता है, वहीं से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। जगदीश सैनी जी, एक लाग जब देखने के लिए लोग हांसी के अंदर दूर दूर से जो लोग गए हुए हैं, वो अपने परिवार के लोगों को बॉम्बे से, हैदराबाद से, कलकत्ता से सब आ जाते थे। 10 दिन तक वो वापस यहीं रहते थे। यहाँ मतलब इतना रश हो जाता, मेला लग जाता था जी। मेला शाम को ही भीड़ इतनी हो जाती थी कि लोग जो है हलवाई की दुकान। गुंडागर्दी कभी नहीं हुई। अच्छा, गुंडागर्दी नहीं थी कभी, कोई गुंडागर्दी का कोई मतलब। ये तो लास्ट में आने के बाद जब ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, अश्लीलता मंचों पे आई, उसके बाद जो हमारे फिल्मों में अश्लीलता बढ़ी, फिर नई पीढ़ी बेलगाम होगी, व्यवस्था भ्रष्टाचारी होगी, और राजनीति जो है ना, ये आपको पता है उसके बाद क्या हाल हो गया था, पक्षपातपूर्ण। उसके बाद सब जगदीश सैनी जी, आपने पुराना दौर भी देखा रामलीला का, लाग का, और आज जो है क्या। नहीं, मैं एक जो बात बता रहा था, आम समाज में के अंदर मैं कई बार सोचता हूँ कि हम बच्चे थे, चाहे हांसी के, पुराने हांसी के अंदर कोई मोहल्ला भी आप ले जाओगे तो मैं ये बता सकता हूँ, इस मकान के अंदर की बनावट ये है। हम बच्चे एक दूसरे के घरों में खेल के आते थे, कोई रोकता नहीं था, बल्कि वो खाना खुश होते थे कि ये बच्चे हमारे घर में आए हैं। आज कोई बच्चा किसी के घर में जाता ही नहीं है, खेलते नहीं है। और यहाँ तक कि लाग के दिनों में ये जो सदर बाजार है, इनके दरवाजे किसी ने बंद नहीं किए। जो पैड़ियों में ऊपर लोग रहते, नीचे दुकानें थी, हम ऊपर चढ़ के, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं किसी दुकान में काम गया तो मैंने कहा जो ऊपर मकान है मेरा देखा हुआ अंदर से। हम बचपन में यहाँ लाग देखने आते थे, कभी किसी ने नहीं रोका कि आप कौन ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। आज तो कोई किसी का घर में बच्चा घुस जाए तो मेरे ख्याल से नहीं, भाईचारा बहुत था, और आपस के अंदर लोग जो है जो रामलीलाओं के अंदर प्यार था। हर बिरादरी के लोग जो है इसमें हिस्सेदारी। बिरादरी का तो कोई मतलब, कोई किसी का ये था ही नहीं, कौन किसका, सब मिल करके रहते थे, खुश होते थे। तो जगदीश जी, अब आप ये बताइए कि आज जो हरियाणा के अंदर चलन कम था ना। हाँ जी, शराब का चलन बुरा माना जाता, शराब पीना बुरा माना जाता था। और रामलीलाओं में के आसपास तो शराब पीने वाले जो को नज़दीक भी नहीं पकड़ रहे। एक फिर दौर ऐसा आया कि शराब पी के कलाकार रोल करने लग गए, तो वो डाउनफॉल था। एक टाइम ऐसा था कि जूती पहन के भी मंच पे नहीं जाते थे। रामलीला के दिनों बीड़ी तक नहीं पीते थे बहुत से लोग, तो रामलीला के दिनों में एक महीने बीड़ियाँ छोड़ देते थे, तामसिक खाना छोड़ देते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि नशा करके कलाकार रोल करने लगे मंच के ऊपर, जूते समेत जाने लगे, मंच के ऊपर खड़े होकर बीड़ियाँ पीने लगे। उसका नतीजा ये हुआ, फिर वो जब नाच गाने स्टार्ट, असली नाच का कोई नहीं, लेकिन मैंने वो भी दौर देखा है जब दिल्ली से बड़े बड़े कलाकार बुलाए गए थे। इसका ज्योत्सना और महेंद्र रामा ड्रामेटिक क्लब के अंदर, ये 69 और 70 की बात है। महेंद्र एक गायक था, वो मोहम्मद रफ़ी के गाने गाता था। ज्योत्सना वो लता जी के गाने गाती थी। वो साड़ी पहन के बड़े अच्छे ढंग से मंच के ऊपर खड़े माइक के सामने डायरी खोल के गाने गाते थे।
कोई डांस अश्लीलता नहीं थी। लोग भीड़ इतनी होती थी उनके गाने सुनने के लिए। एक टाइम ऐसा आया, वो कमो समो का नाम हमारे टाइम के लोगों को पता होगा कि वो उन्होंने अश्लीलता की हद तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि जो मंचों के ऑर्गेनाइजर थे वो उनको उकसाते थे ताकि भीड़ उनकी तरफ बढ़े। खाली भीड़, पैसा अपने आप आ जाएगा। फिर लोग भी अश्लीलता के नाम पे दान देने लग गए, तो ऐसे ऐसे अश्लीलता बढ़ी। फिर इधर जय भारत मंडल के अंदर का तो किस्से जो है ना बड़े खतरनाक हुए हैं कि डांसरों के ने क्या क्या यहाँ गुल खिलाए, क्या क्या हुआ। तो उसके बाद फिर जो बदनामी के कारण बने धीरे धीरे ये मंच, क्योंकि धार्मिक हमारी आस्था ऐसी है, वो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जहाँ आप चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे कोई भी आप जागरण करो, कोई अगर आपने मंच की शुद्धता नहीं रखी, वहाँ कुछ भी किया तो एक दिन परिणाम भुगतना पड़ता है। जगदीश सैनी जी, अब आपसे एक अंतिम प्रश्न है कि जैसे अब ये रामलीला लाग बंद हो चुकी है, आने वाली पीढ़ी को हमारे जो कलाकार भी कम पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में क्या आपका कुछ क्या कहना है? हर 20 साल के बाद पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। हर 20 साल के बाद दुनिया में परिवर्तन का दौर आता है। पिछली सभी चीज़ें ख़त्म होती हैं, नई आती हैं। किसी ज़माने में अगर आपको याद हो, घर के बाहर जोगी आते थे, भजन सुनाते थे, औरतें सुनती थी, देते थे, वो जोगी चले गए। फिर गली मोहल्ले चौक में कथा सुनाने वाले आते थे, कथा सुनाने वाले चले गए। भजन सुनाने वाले आते थे, वो चले गए। फिर नौटंकी नाटक आए वो, फिर फिल्मों का दौर आया, सिनेमा आया, तो दोनों सिनेमा भी हमने देखे हैं। आज अगर बता दिया जाए तो बड़ा होगा, 60 पैसे टिकट, 80 पैसे टिकट, 1 रुपये 20 पैसे टिकट, और 3 रुपये 40 पैसे टिकट, और 5 रुपये टिकट, हाईएस्ट 5 रुपये टिकट होती थी। और भीड़ इतनी होती थी जितना कोई हिसाब किताब नहीं। 4-4 शो चलते थे। आज वो आप देखिए, भाटा की तो बंद ही हो गया, और आधा सिनेमा का क्या हाल है। इसी तरह 5-6 सिनेमा हिसार में थे, उनका हाल देख लो। तो समय के अनुसार परिवर्तन, जैसे जैसे टीवी आया, टीवी ने सिनेमा ने बहुत से हमारी प्राचीन कला ख़त्म की, सिनेमा को टीवी ने ख़त्म कर दिया, टीवी को मोबाइल ने ख़त्म कर दिया। अब मोबाइल से भी आके कोई ना कोई चीज़ टेक्निक आने वाली है। सैनी साहब, ये तो बात आपकी ठीक है। केवल रामलीला का जो बंद होना और केवल हमारे आसपास हिसार में रोहतक, वहाँ अब भी जो है सिरसा के अंदर आज भी मंचन चल रहा है जी। नहीं, मंचन चल रहा है, लेकिन वो कलेवर बदल चुका। मैंने सिरसा की भी रामलीलाएं देखी हैं, कलेवर बदल चुका, उसका आस्था बदल चुकी, देखने वाले बदल चुके, करने वाले बदल चुके। क्योंकि आज सुविधा है, आप टीवी के ऊपर घर में बैठ करके रामानंद सागर की रामायण कभी भी आप खोलो, कोई भी चीज़ भूलोगे दोबारा देख लोगे, उतना अच्छा ढंग से तो कोई भी नहीं कर सकता। तो वो जो चीज़ें हैं, नहीं, आज देखिए रामायण छाप हो जाती है। जो रामायण रामानंद सागर ने बनाई, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उसी तरह से चस्पा हो गया दिलों में, जैसे तुलसीदास की रामायण लोगों के दिलों में है। तो अगर चलचित्र में लोग हैं तो रामानंद सागर से बढ़िया रामायण कोई नहीं। आज हनुमान जी की बात करेंगे तो आप बात करोगे, हनुमान जी की तुलना होगी दारा सिंह जी से, और राम की गोविल जी से, और सीता की दीपिका जी से। तो आज उनके सामने कोई कित कैसी है, और बहुत रामायण है, सबने नकार दिया। अभी आई थी, लोगों ने ठोकर मार दी, नहीं देखते। तो बात यह है कि लोगों के दिल पे कौन राज करता है। आज महाभारत कितनी बार बन दी, कोई भी उसको नहीं स्वीकार करता। अब पृथ्वीराज चौहान फिल्म बनाई, 1 मिनट में जो है डब्बे में बंद हो गई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बहुत पहले फिल्म बनी थी, वो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया था। तो समय के अनुसार हर चीज़ का बदलाव आता है, और लोग किस रूप में क्या पसंद करते हैं वो समय के अनुसार बात। नहीं सैनी साहब, जो मंच रामलीला का जो मंच था वो कलाकार पैदा करता था हंसी के अंदर, जो आज जो है, और उसके अंदर तो कुछ कमी आई होगी, आपको क्या लगा? ये कला वो तो तैयार करवाने वाले लोग थे, वो चले गए। फिर बाद में सोच में हमारे यहाँ के कलाकार फिल्मी लाइन तक गए हैं। सबसे पहले हाँसी से जो रमेश गुप्ता जी थे, वो बॉम्बे के उस ज़माने में कलकत्ता में फिल्म बनती थी, गैबी गोला फिल्म में उन्होंने रोल किया। और ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म का ज़माना है, 1935 के आसपास की बात है। उन्होंने वहाँ काम किया और वह बाद में वापस आ गए, तो वहाँ से अनुभव लेके आए, उसका वह जनता ड्रामेटिक क्लब में फ़ायदा उठाया गया। तो जो है ना, सिखाया जाता था, वो मेहनत करने वाले लोग धीरे धीरे चले गए, वो ख़त्म हुए, आगे कोई करने वाला नहीं। फिर मैंने बताया ना, आगे जो लोग हैं उन्हें बदलाव आया। सिखाने वाले लोग शराब पीने लगे, वो अय्यासियों में चले गए, वो बीड़ी पीने लग गए, तो उनको देख के जो आगे पौध आई वो नस्ल भी ख़त्म होगी। वो धीरे धीरे परिवर्तन में ख़त्म हो गया।
शुचिता खत्म होगी। अब आप क्या कहना चाह रहे हो नए दर्शकों को और रामलीला और लाख के बारे में, हास्य की लाख के बारे में? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ यादों में रह गई है। हमारे जो वो कलाकार थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों बड़ी कोशिश की उसको रामलीला के सारे इतिहास को संजो के रखने की, तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। हमारे जो किसी ज़माने जिन कलाकारों को देखते थे वो इतने बूढ़े हो चुके हैं। कोई दिल्ली कईयों के बारे में तो ये कह दिया जी वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन जब ढूंढा तो वो बहुत बूढ़े मिले। उनसे मेरी बात हुई तो उनकी आंखों में पानी आ गया। कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल अब चारपाई पे पड़े हुए हैं, उनको कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं मिला, उनसे सारे अनुभव लिए, उनको संग्रहित किया, एक किताब तैयार की। वो एक दस्तावेज़ है, मैं वो किताब नहीं मानता, वो एक दस्तावेज़ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी हास्य की रामलीलाओं के बारे में टटोलोगे तो वो दस्तावेज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। उसमें मैंने हास्य में रामलीला कब से शुरू हुई, कैसे उत्थान हुआ, कौन कौन लोग थे, कैसे काम हुए, कहाँ कहाँ हुए, मुझसे लेकर के फिर इसका अंत कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे, उसके अंत के दौरान उन दौरान क्या क्या हुआ, क्योंकि उसका तो मैं खुद पक्षदर्शी हूँ। जिन रामलीलाओं का डाउनफॉल हुआ वो तो सारा हमने अपनी आँखों से देखा है। तो वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हम 1-2 साल पहले तैयार कर रहे हैं। 10 साल उसको तैयार करने में लगे थे उस किताब को, तो वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। शर्मा जी आप उसको पढ़ना तो आपको जानकारी बढ़ेगी। हाँ, आप जो ये अभियान चला रहे हो निसंदेह, क्योंकि आज पढ़ने का मौका कम है, इसके द्वारा लोग जानकारी जुटाएंगे। मेरा निवेदन है कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं। नई पीढ़ी को तो कोई मतलब ही नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है वो जानकारी रखे। इसलिए आप जुटाइए, देखिए, तो लोगों तक पहुंचाइए। और मेरा निवेदन है, देखिए आप अपनी जड़ों को मत छोड़िए, वरना जड़ों को छोड़ देंगे तो उस पेड़ की तरह से हो जाओगे जो समाधि में लटक रहा है। उसको तो सहारा दे दिया तो वो थोड़ा हरा भरा है, अगर सहारा नहीं रहा तो वो हरा पेड़ हवा में लटकता हुआ पूजनीय मान लिया गया, लेकिन जब तक वो हरा भरा था तब उसने किसी की सुध नहीं ली। तो इसलिए आप जो है अपने इतिहास से जुड़िए, उसको जानिए। हास्य के आपके आसपास कलाकारों के परिवार रहते हैं, उनको तो अगर कोई है तो उससे मिलिए, आपको पता लगेगा। और छोड़ दो, आप अपने कम से कम परिवार का इतिहास पता करो, अतीत का पता करो। अतीत को नहीं जानोगे तो वर्तमान और भविष्य नहीं समझ सकता, ये ध्यान रख लेना। आप ये इतिहास को कम मत समझिए, अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो गौरवपूर्ण परंपराएं हैं, चाहे वो रामलीलाएँ हैं, चाहे हमारे सांग हैं, चाहे कुछ भी हैं, उनको जानिए, पहचानिए, समझिए, भावी पीढ़ी को समझाइए। भावी पीढ़ी को आप मशीन मत बनाइए। जो बच्चे अभी आप लोगों ने बीच पे उनकी किताबें लाद दी, उनको सिर्फ एक किताबी बना दिया है। नहीं, उनको खेलने दीजिए, पार्क खुला छोड़िए, गलियों में थोड़ा बहुत वो घंटे 2 घंटे लोगों से मिले, बुजुर्गों के पास बैठे, उनकी बातें सुने। आपके आसपास अभी लोग हैं जो आपको आपके अतीत के बारे में बता देंगे, जिनकी ये 70 साल से ऊपर है, उन लोगों से आप मिलें। अगर ये लोग चले गए तो फिर आपको बताने वाला इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मैं ये कहता हूँ, मैं अभी 2-3 दिन पहले शहर में जा रहा था तो मैंने कोशिश की कुछ लोग, लेकिन देखने में आया तो 1-2 ही लोग मुझे मिले जिनके पास हल्की सी जानकारी है, ज़्यादा गहरी जानकारी नहीं है। वो भी बस वो तुक्के लगा लगा के उन बात को पूरा करते हैं। जो असली जानकारी देने वाले लोग थे वो पीढ़ी ख़त्म हो गई है। अब आज आप हास्य के बारे में जानकारी लेना चाहें गहराई से तो मेरा दावा है आपको एक भी आदमी हास्य का नहीं मिलेगा जो आपको हास्य के बारे में सटीक जानकारी और पुरानी जानकारी दे सके। जो मिलेगा वो मन घड़ंत और इधर उधर के तुकबंदी करने वाला आदमी बेचारा मिलेगा, वरना गहराई देने वाले लोग सब चले गए। और ये ऊपर ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का साथ है। हमने बड़े जतनों से वो उन लोगों की बातों को संजो करके रख लिया है आप लोगों के लिए। अब ये शर्मा जी और हम ये उसी पीढ़ी से थोड़ा काम कर रहे हैं, तो शर्मा जी की भी लगन है और मेरी भी लगन है। तो ये चीज़ जो आपके सामने आ रही है, इसको आपके मन में कोई शंका, आप हमारे से संपर्क करें, हम आपकी शंका दूर करेंगे। जो बच्चे मीडिया लाइन में आ रहे हैं या ये बना रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसपास जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर वीडियो बनाइए और शहर की अच्छी वीडियो डालिए, झूठी मत। जैसे ऊपर किले के ऊपर जो ये है 12 दरीज के बारे में झूठी जानकारी, किले के बारे नहीं, आप सच्ची जानकारी देने की कोशिश कीजिए। मेरे लायक कोई भी सेवा है
मैं आधी रात आपके लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद।